हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आपका ऐड हुआ है इसी साल जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है उसके सिलेबस में। जो आपका पंचायत का एग्जाम हुआ था उसके सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड नहीं था। सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर के थ्रू यहाँ पे कुछ कंसेप्ट यहाँ क्लियर होंगे। हमारी तरफ से हमेशा ये रहा है कि मैंने आपको हर टॉपिक डिटेल में पढ़ाया है, बेसिक लेवल से पढ़ाया है। अब अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं तो मैं आपको पहले ही इंफॉर्म कर दूं, हम इसमें तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। एक मीन के बारे में, मोड के बारे में और आपका मीडियन के बारे में। ये तीन चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन जब भी हम कभी सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो आपका एक्चुअल में है क्या। बच्चे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है आपका मीन, मोड और मीडियन। लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, वो क्यों यूज होता है, कहां पे इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी के साथ आपका लिंकअप क्या है, हमारी रेगुलर लाइफ में उसका इस्तेमाल कहां पे होता है, तो ये सब चीजें हम यहां पे आपका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिंपली यहां पे एक एग्जांपल लूं तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो कि हमें निकालनी है इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का यहां पे मेरे पास हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, जहां हमें इंडिया की जो टोटल एक इकोनॉमी है उसको हमने कंपेयर करना है किसी दूसरी कंपनी आपकी कंट्री की इकोनॉमी के साथ। हम कैसे यहां पे कंपेयर करेंगे, हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जितने भी इंडिया के नंबर ऑफ लोग हैं, ठीक है, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है और जितना इंडिया का एक साल में पूरी अर्निंग हो रही है उस अर्निंग को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, और देन हम दूसरी कंट्री की वहां पे इंडिविजुअल पॉपुलेशन देखते हैं इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, और जो आपका डिफरेंस निकालता है उससे पता करते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है एज कंपेयर टू किसी दूसरी कंट्री के कैसी है। आई होप आपको ये चीज यहां समझ आई होगी। ठीक है, अब हम बात करें यहां पे आपका सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। तो सेंट्रल टेंडेंसी यूज करने का मतलब है कि हम एक ऐसी वैल्यू यहां पे ले लेते हैं, एक हम ऐसा पॉइंट यहां पे ले लेते हैं जिस पॉइंट के कंपैरिजन में हम देखते हैं कोई पर्सन आपका जो है वो गरीब है कि अमीर है, किसी की हाइट कम है कि ज्यादा है, किसी की अर्निंग कम है कि ज्यादा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ली, सपोज करो मैंने निकाला यहां पे टोटल इंडिया की इनकम अपॉन यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, तो आपकी सपोज करो यहां पे इनकम निकल के आती है, इंडिया की टोटल इनकम है यहां पे 38,000। ये आपकी टोटल इंडिया की एक पर्सन की इंडिविजुअल इनकम निकल के आई है। अब मैंने जब देखना है यहां पे कि अगर मैं खुद की बात करूं, मेरी सपोज करो यहां पे जो इनकम है वो है 30,000। क्या है? 30,000। तो जो एवरेज इनकम है इंडिया के हर एक इंडिविजुअल की, उसके कंपैरिजन में मैं यहां पे पैसे कम कमा रहा हूं, तो ये जो है, ये जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपका इस चीज का यहां पे काम करता है। ठीक है, आप लोग बोलते हो एवरेज, जिसे हम आपका मीन भी बोलते हैं। हम लोग मोड का इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन कौन सी यूज हो रही है। हम लोग यहाँ पे मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। मीडियन का मतलब क्या है, जो आपकी सेंट्रल वैल्यू आती है, हर डाटा को यहाँ पे प्रॉपर्ली अरेंज करने के बाद, एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, मतलब आप छोटे से बड़े फॉर्म में लिखे जाओगे, जब बड़े से वहां पे छोटे फॉर्म में उसको लिखोगे। तो ये तीन आपके कंपोनेंट यहां पे यूज होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, प्लस हम सेंट्रल टेंडेंसी में एक आपकी कर्व पढ़ते हैं। वो कर्व कैसी रहती है आपकी यहां पे, वो आपकी इस फॉर्म में कर्व यूज होती है। आपने शायद कभी कर्व देखी होगी सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, आपकी बुक में कर्व गिवन होती है इस फॉर्म में, है ना। अब इस कर्व का मतलब क्या है, हम क्यों इस कर्व को ऐसे बनाते हैं, आपका स्क्यूनेस ऑफ द कर्व क्या होती है, ये कुछ पॉइंट आपके हम यहां डिस्कस करेंगे और आपकी नेक्स्ट क्लास में यहां डिस्कस करेंगे। देन हम आपका मी, मोड और मीडियन के जो आपके फॉर्मूलेज हैं वो डिराइव करेंगे, उन पे बेस आपके यहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब क्या है, जो ये आपकी कर्व है, जो आपकी यहां पे कर्व है, इस कर्व को बोलते हैं आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बहुत अच्छा लिंकअप है आपका प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, उससे पहले मैं यहां बताता हूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका है क्या। देखो यार, आप सपोज करो कि आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर में जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन है वो किस हिसाब से यहां पे लाई कर रही है। तो आप देखोगे, जैसे सपोज करो हम यहां से एंटर हुए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये आपका एरिया है जो आपका पठानकोट का एरिया है। ठीक है, और ये एरिया है जो हमारा लास्ट में एरिया पड़ता है आपका करगिल वाला, हमने यहां पे एरिया ले लिया आपका। ठीक है, ठीक।
अब क्या है, जैसे ही आप पठानकोट से एंटर होते हो तो आपके जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है आपको दिखना शुरू होते हैं। मतलब अगर मैं वहां पे घर की बात करूं तो लोगों के वहां पे घर कैसे होते हैं, एक घर है, थोड़ी स्पेस के बाद आपका दूसरा घर है, फिर थोड़ी स्पेस के बाद आपका तीसरा घर है। तो आप देखते हो आहिस्ता 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 जब आप यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करते हो, तो जब आप जम्मू पहुंचते हो तो जम्मू में पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके जो मैक्सिमम घर है वो आपके यहाँ पे लाई कर रहे होते हैं, मैक्सिमम आपके जो घर है वो यहाँ पे लाई कर रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और आप यहाँ पे करगिल तक पहुंच जाते हो। तो जो ये अरेंजमेंट है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपकी काउंटिंग है उसको मैंने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, उसे यहाँ पे बोलते हैं आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर देखो मैं यहाँ पे एक आपकी कर्व ड्रॉ करूं, वो कैसी है, मैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपकी मैंने एक कर्व ली है, ठीक है। अब इस कर्व में क्या है बच्चों, देखो आपका कि अगर मैं बात करूं कि आपका वन, आपके कॉइन की बात करूं, वन सिंगल कॉइन की बात करूं, तो सिंगल कॉइन में क्या है आपका, यहाँ पे सिंगल कॉइन में मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूं आपके नंबर ऑफ हेड्स। क्या काउंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ हेड्स। और यहां पे मैं उनकी देख रहा हूं, यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है आपकी हेड की वो कितनी निकल के आ रही है, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हेड की यहां पे कितनी निकल के आ रही है। तो आपने बोला वन कॉइन है आपका, तो वन कॉइन में क्या हो सकता है आपके, जहां तो आपकी 0 हेड होंगे, जहां फिर आपका यहाँ पे 1 हेड होगा, यही आपका आउटकम आ सकता है। तो आप बोलोगे आपकी 0 हेड की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है एक कॉइन में, तो आप बोलोगे उसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/2। कितनी है आपकी यहाँ पे 1/2। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यहाँ पे कितनी है आपकी 1/2 सिंगल कॉइन के केस में। अब जब आपकी यहाँ पे टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हेड की यहाँ पे 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हेड के नहीं होने के यहाँ पे जो चांसेस है वो कितने हैं 1/2, तो वो भी आपका 1/2 है, ये भी आपका यहाँ पे 1/2 है। तो आपकी ये कर्व जो है वो इस फॉर्म में बनेगी, है ना, यही आपकी कर्व बनी। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ पे आपकी एक कॉइन के बजाय मैं यहाँ पे आपके 3 कॉइन लेता हूं, मैं यहाँ पे आपके 3 कॉइन लेता हूं, तो उनकी कर्व यहाँ पे क्या बनेगी। बच्चों देखो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि जो आप आज के बाद जो क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, नेगेटिव स्क्यू क्या होता है आपका यहाँ पे, पॉजिटिव स्क्यू यहाँ पे क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहा हूं। देखो अब क्या है, जैसे हमने यहां देखा आपके, मैंने बात किया कि 3 कॉइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 कॉइन में क्या हो सकता है आपका, जहां तो आपका 0 हेड होगा, ठीक है, जहां तो क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हेड होगा, जहां 1 हेड होगा, जहां 2 हेड होगा, जहां फिर आपका यहाँ पे 3 हेड होगा। ये बना आपका यहाँ पे। अब क्या है, जब 0 हेड है, 1 हेड है, 2 हेड है और आपका 3 हेड है, तो आप देख रहे हो कि 3 कॉइन वाले केस में आपका आउटकम क्या आता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। फिर क्या आता है, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल और टेल। ये आपके आउटकम निकल के आते हैं। अब आप देख रहे हो यहां पे कि आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। देखो अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड कितनी है, तो आप देखोगे 0 हेड की प्रोबेबिलिटी यहां पे सिर्फ एक है, वो कितना है 1/4, ठीक है। आप बोलोगे यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड कितनी है, तो 1 हेड की यहां प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 3/8, ये आपका 1/8, ये कितना है 3/8, ठीक है। उसके बाद बोलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, वो कितना है आपका यहाँ पे 2 हेड किस केस में आ रहे हैं आपके यहाँ पे 1, 2 और 3 केस में, तो आप बोलोगे 3/8। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड वो कितना है आपका यहाँ पे, वो भी बनता है आपका यहाँ पे मेरे पास 1/8, है ना, क्योंकि 8 में से एक ही आउटकम ऐसा है जब आपके 3 हेड आ रहे हैं। अब इसी को जब आपने यहाँ पे कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे देखो आपका आपने सपोज किया यहाँ पे आपने दिया यहाँ पे 1/2 है, ये आपका यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। अब जब आपके यहाँ पे 0 हेड हैं, जब आपके यहाँ पे 0 हेड हैं, तो आपका आउटकम आ रहा है यहाँ पे 1/8। कितना आउटकम आ रहा है 1/8। तो आप यहाँ ले लो कि मेरे पास सर ये आपका 1/8 है ना, ये आपका यहाँ बन रहा है 2/8, ये बन रहा है 3/8, ये बनेगा आपका 4/8, बन गया आपका यहाँ पे ऐसे। अब जब यहाँ पे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/8, कितनी है 1/8। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी है आपकी यहाँ पे 3/8, कितनी है 3/8। 2 हेड की यहाँ प्रोबेबिलिटी है 3/8, वो कितनी है 3/8। और 4 आपकी 3 हेड की यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। तो अगर मैं इसकी कर्व यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मैं इसकी यहाँ पे
कर्व यहां पे ड्रॉ करूंगा, वो कर्व आपकी यहां पे इस फॉर्म में निकल के आएगी, वो कर्व आपकी यहां पे इस फॉर्म में निकल के आ रही है। अब आपने देखा पहले आपकी मेरे पास कर्व सीधी आ रही थी, तीन अगर मेरे दो कॉइन होते तो दो कॉइन में कर्व आपकी ऐसे निकल के आती, अब यहां पे तीन कॉइन थे, यहां पे कर्व ऐसे निकल के आई है। अब ऐसे ही जब आपकी यहां पे मेरे पास जो आपके कॉइन्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे तो आपकी कर्व वैसे ही मेरे पास एक शेप में आती रहेगी, आपकी जो कर्व है वो वैसे ही मेरे पास शेप में ऐसे आती रहेगी। उसे हम यहां पे बोलते हैं आपका व्हाइट नॉइस कर्व, व्हाइट नॉइस कर्व, और इससे सिंपल बोलते हैं अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्टैट में आपका बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो आपका रैंडम वेरिएबल सब्जेक्ट होता है उसमें बोलते हैं यहां पे इसको व्हाइट नॉइस। क्या बोलते हैं? व्हाइट नॉइस। तो ये आपकी कर्व फाइनली जो निकल के आती है वो कर्व कैसी रहती है आपकी यहां पे इस शेप में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो आपकी कर्व है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल है तो कर्व आपकी निकल के आती है कुछ इस शेप में। ठीक है, ये क्या आपके यहां पे फ्रीक्वेंसी, मैं आपको चीज समझाने वाला हूं यहां पे सारी। ठीक है, तो ये आपकी कर्व निकल के आती है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो आपकी यहां पे एबनॉर्मल जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में यहां डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जो आपका मीन, मोड और मीडियन है, आपने बुक में देखा होगा जरूर कि यहां पे इस फॉर्म में एक कर्व बनाई होती है, वहां लिखा होता है यही वैल्यू आपकी मीन है, यही आपका मोड है, और यही क्या है आपका मीडियन, क्योंकि ये कैसी है आपकी यहां पे मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कर्व निकल के आती है। अब मैंने यहां पे इस क्वेश्चन में एक डाटा लिया हुआ है, डाटा क्या है 3 5 4 6 5 6 8 6 5 8 9, ये आपका यहां पे डाटा है। अब ये डाटा यहां पे क्या काम कर रहा है, ये कैसे हमारा यहां पे आपका सेंट्रल टेंडेंसी में यूज होगा, क्या इस्तेमाल है, आपका मीन कैसा निकलेगा, मोड कैसा निकलेगा, ये सब आपको यहां पे पता चलेगा। ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी आपका है क्या? A central tendency refer to the center value or a representative value of a statistical series। जो आपकी एक पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज को अगर मैं एक नंबर से यहां पे डिफाइन करना चाहूं तो उसे बोलते हैं यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी, उसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और बता दूं सेंट्रल टेंडेंसी में आपके सिर्फ तीन चीजें होती हैं, एक आपका मीन, एक है मोड और एक आपका यहां पे मीडियन। ठीक है, बोला गया है, देखो एग्जांपल मैंने जो डेफिनेशन यहां लिखी है वो प्रॉपर आपकी वर्ड टू वर्ड लिखी है। अगर आप ये चीजें नहीं भी समझते हो, आप सिर्फ यहां पे डेफिनेशन पढ़ते हो, आपको पूरा कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा। बोला है A central tendency refer to the center value or a representative value of a statistical series। ये आपको पता चल गया। It is impossible for anyone to understand or remember a large group of raw data। ठीक है, एक बड़े डाटा को आपको याद रखना इम्पॉसिबल है। आप अगर घर से मूव करना स्टार्ट किए, देखो ये क्या है, ये आप यहां से एंटर हुए, आप यहां तक पहुंच गए। सपोज करो आप जम्मू से चलना स्टार्ट हुए हो, आप मूव कर रहे हो दिल्ली की साइड। ठीक है, आप जम्मू से दिल्ली मूव कर रहे हो तो आप यहां पहुंचोगे, आपने सुबह गाड़ी बहुत तेज चलाई, आपकी यहां स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, फिर बीच में आपकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर, यहां पे आपकी स्पीड होगी है 80, यहां पे होगी है 60, यहां पे क्या हो गया है आपका 90, और यहां पे क्या हो गया है आपका 120। ये आपकी स्पीड रही है और आप 6 घंटे बाद यहां पे दिल्ली पहुंच गए हो। सपोज करो ये स्पीड आपकी यहां निकल के आ रही है 75 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड निकल के आ रही है। तो जो ये स्पीड है आपकी, इसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। कि बड़ी बड़ी वैल्यूज को याद रखना, लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज को याद रखना, उससे बेटर है मैं यहां पे एक ही वैल्यू को याद रखूं जो कि पूरे सिस्टम को आपको यहां पे रिप्रेजेंट करवा दे, उसे बोलते हैं आपका यहां पे क्या मेरे पास सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर ए लार्ज ग्रुप ऑफ रॉ डाटा। वन वुड लाइक टू नो द क्रिटिकल वैल्यू which represent all the atom in a series, such a value is called central tendency or average value। अब ये पॉइंट बताने की यहां जरूरत नहीं है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या है सेंट्रल टेंडेंसी? एक ऐसी वैल्यू है जो एक ग्रुप ऑफ सीरीज को डिफाइन करती है इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल नंबर, उसे बोलते हैं यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज एवरेज वैल्यू। यहां पे 3 पॉइंट पढ़ेंगे, एक आपका है मेरे पास मीन, एक है मोड और एक है मीडियन। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब है कि जो आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज दी है उसका सम करोगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे, वो आपका निकल के आएगा यहां पे मीन। सेकंड है आपका यहां पे मेरे पास मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन है जो आपकी सेंट्रल
सेंट्रल वैल्यू है, जो आपकी सेंट्रल वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे मीडियन कहलाती है। ठीक है, अगर आपके ऑड नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे कैसे उसको लिखते हैं। लेकिन थर्ड क्या है आपका यहाँ पे मोड। मोड क्या है, जो एक ऐसी वैल्यू जो कि आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आ रही है उसे यहाँ पे बोलते हैं आपका मोड। क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे उसको, मोड। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू है आपकी 3, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 8, 6, 5, 8, 9 ये आपकी वैल्यू है। तो अगर मैं देखूं ये 4 और 5, ठीक है, ये कितने हैं आपके 10। आपके यहाँ पे 10 क्या है, डिजिट्स हैं पूरे। ठीक है, 10 आपके यहाँ पे डिजिट्स हैं, 10 आपके यहाँ पे नंबर है। अब इस नंबर का मुझे यहाँ पे मीन निकालना है, तो मैं यहाँ पे मीन फाइंड आउट करूंगा। मीन इज इक्वल टू द, क्या निकलेगा आपका, सम। इसको हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर्स, अपॉन नंबर्स यहां पे लिख दो। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स प्रेजेंट, जो आपके नंबर्स यहां पे क्या है, प्रेजेंट है, जो नंबर आपको जहां पे गिवन है। तो आपका सम ऑफ नंबर यहां से कितना आ रहा है, आप देखोगे यहां पे कितना है, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 6 आपका 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 और 6 37, 37 और 5 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 42, 42 8 आपका बनेगा यहाँ पे 59। कुछ आपका 59 जितना भी आपका निकल के आ रहा है 59 अपॉन यहाँ पे 10 करोगे तो 5.9 जो है वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसका मीन क्या निकलेगा आपका 5.9 यहाँ पे क्या है इसका मीन। ठीक है, अब दूसरी टर्म है आपकी यहाँ पे मीडियन। मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर सैंपल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, इज एन आपका सेंटर ऑफ ऑर्डर सैंपल ऑफ एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बात नहीं 11 वैल्यूज है, जो आपको नोट्स में मिलेगा उस पे 11 वैल्यूज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात है यहाँ पे आपको निकालना है मोड। क्या निकालना है, मोड। मोड क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, अब सेंट्रल वैल्यू निकालने से पहले आपको ये डाटा को इन द फॉर्म ऑफ ए ऑर्डर लिखना पड़ता है। वो ऑर्डर कैसा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में हम इसको यहाँ पे नोट कर रहे हैं। कैसे, देखो 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, 5 और 5, फिर 6 आएगा, 6 और 6 आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका 8, 8 और 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास टर्म आगे। अब सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो सेंट्रल वैल्यू की अगर बात करूंगा 10 टर्म है तो आपका 10 नंबर ऑफ टर्म कैसा है यहाँ पे, इवन। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे, इवन है। ठीक है, आपकी जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें आप सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालते हो, आप सेंट्रल वैल्यू यहां निकालते हो मेरे पास कैसे, जो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आपकी बीच की 2 वैल्यू है, इन 2 वैल्यू का मैं यहां पे करता हूं आपका सम। इन बीच की 2 वैल्यू का यहां पे करता हूं मैं सम, उस सम को डिवाइड करता हूं यहां पे आपका 2 के साथ, मतलब जो बीच की 2 वैल्यू है उसका एवरेज निकालता हूं, तो आपकी यहां निकल के आती है मेरे पास मोड। जब आपकी इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, जब आपकी इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं तो 5 + 6/2 ये बनेगा आपका यहां से 5.5, कितना बनेगा 5.5। अब ये आपका टर्म निकल गया यहाँ पे। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के बजाय आपके यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वैल्यू होती, आपका यहाँ पे 1 और 9 होता, तो आपकी 11 टर्म्स होगी। अब 11 टर्म में 5 यहाँ 5 वहां और एक बीच की जो टर्म होगी वो क्या होगी आपकी यहाँ पे मीडियन। तो आपका उस केस में यहाँ पे मीडियन क्या निकल के आता 6। तो आपका जब ऑड होगा तो क्या आएगी आपकी यहाँ पे सिंपली जो आपकी सेंटर्ड वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी यहाँ पे इसकी मेरे पास मीडियन। लेकिन जब आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में यहाँ पे क्या होगा आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स में जो आपकी बीच की 2 वैल्यू है उसका आप एवरेज निकालोगे, वो क्या निकल के आएगा यहाँ पे इसका मेरे पास आपका मीडियन। अब थर्ड है यहाँ पे आप, सॉरी मैंने मोड लिख दिया यहाँ पे, ये मीडियन है आपका, ये क्या है आपका यहाँ पे मीडियन, यहाँ पे मीडियन कर दो इसको। ठीक है, और थर्ड क्या है आपका यहाँ पे मोड, क्या है आपका यहाँ पे मोड। मोड क्या है, आपका जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा होता है उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका मोड। मतलब कोई ऐसे यहाँ पे आपका ऐसा नंबर है, कोई ऐसा आपका यहाँ पे डिजिट है जो आपका सबसे ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, वो क्या है आपका यहाँ पे 5, वो क्या आपका यहाँ पे 5, वो क्या है आपका यहाँ पे 5। तो 5 आपका 3 बार आया है, तो इसका मतलब इस डाटा का जो आपका मोड है वो कितना होगा 5, वो क्या होगा आपका यहाँ पे 5। तो आई होप ये सब चीजें आपकी यहाँ पे निकल गई होगी, आपको चीजें यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब इसी डाटा को अगर मैंने इन द फॉर्म ऑफ कर्व यहाँ पे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखो यहाँ से ये आपका बनेगा यहाँ पे कर्व है ना, एक है आपका 5 आया है इसका आंसर, 5.5 इसका आंसर है, 5.9 उसका आंसर है। तो आप यहाँ से कैसे करोगे, जो कर्व है वो कुछ आपकी इस शेप में बनेगी यहाँ पे। ठीक है,
कैसे बनेगी आपकी यहाँ कर्व? 5 क्या है आपका यहाँ पे मोड, या आपने 5 यहाँ पे बना लिया मोड, 5.5 क्या है आपका यहाँ पे मीडियन, 5.5 का बन गया आपका मीडियन। लेकिन जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपका किसकी आएगी? मीन की वैल्यू वो कितनी है आपके यहाँ पे? 5.9। क्या आपका यहाँ पे 5.9 क्या है आपका यहाँ पे मीन निकल के आया है। तो इस तरीके से हम आपका सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका एक तरह का फर्स्ट लेक्चर था, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि आपकी सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में होती क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब पूरे लेक्चर के एक निष्कर्ष जो निकला है वो क्या निकला है? सेंट्रल टेंडेंसी एक सेंट्रल वैल्यू होती है जो कि पूरी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल नंबर। सेकंड, इसमें हम 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक है मीन, एक है मोड और एक है आपका यहाँ पे मीडियन। मीन क्या होता है? आपका एवरेज बोलते हैं। मोड क्या होता है? जो आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा होता है उसे यहाँ पे मोड बोलते हैं। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो आपकी मिडल टर्म होती है, जो आपकी मिडल टर्म होती है, अगर आपके ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आपके निकलता है यहाँ पे मीन और सॉरी मीडियन। और अगर आपके यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जो सेंटर 2 टर्म्स है, उसका मैं एवरेज निकालता हूं तो आपका यहाँ पे क्या निकलता है मेरे पास? मीडियन। क्लियर? सो गाइस, ये था आपका यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।